हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और 6th क्लास के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग जो है आपका देख रहे थे हमारे अतीत जो फर्स्ट बुक है उसी का चैप्टर हम लोग जो है आपका इसमें पढ़ रहे थे, राज्य राजा और एक प्राचीनतम गणराज्य। तो कल जो है हम आपको बेसिकली पता होगा हमने एग्रीकल्चर में आपके परिवर्तन के विषय में पढ़ा। ठीक है कि क्या परिवर्तन है कृषि का, उसको हमने पढ़ा, उसको हमने देखा। ठीक, उसके साथ साथ जो है मेरे प्यारे बच्चों हमने क्या देखा कि टैक्सेशन की क्या व्यवस्था थी उस समय प्राचीन समय में। तो हमने पूरे टैक्सेशन की जो आपकी व्यवस्था है, जो कर प्रणाली है, उस कर प्रणाली की व्यवस्था को हमने पढ़ा और कर प्रणाली की व्यवस्था के साथ साथ एक पुराने किले के हमने की जो आपका दीवार है उस दीवार को हमने देखा। महाजनपदों के विषय में पढ़ा कि महाजनपद क्या होते हैं। ठीक, और कुछ महत्वपूर्ण महाजनपदों का हमने मानचित्र में उनको स्पष्टीकरण से वहां उनका जो स्थान है उस पर देखा कि कहां पर ये लोकेटेड थे। क्लियर है, इतना देख लिया। और इसके बाद ये सारी चीजें हमने कल आपका देखी थी। महाजनपद से हमने बेसिकली अपने चैप्टर को प्रारंभ किया था। आज हम जो है उससे आगे बढ़ जाएंगे और आगे बढ़ने के साथ हम इसमें और बहुत सारी चीजें हैं जिनको हम लोग आपका देखने जा रहे हैं। आज हम बेसिकली बात करेंगे सूक्ष्म निरीक्षण की, यानी कि बारीकी से हम लोग किस चीज का निरीक्षण करेंगे। और उसमें एक महाजनपद है जिसका नाम है मगध। मगध यानी कि वर्तमान बिहार, उड़ीसा और कुछ वेस्ट बंगाल का पार्ट। क्लियर है, ये है मगध। आइए मगध के विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे गौर करके। तो कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से माइक लेकर चैप्टर को पढ़ सकता है। जीआईसी गंगानगर। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? मोहित सिंह अधिकारी। मोहित सिंह अधिकारी। ठीक है जी। अधिकारी जी आप पढ़िए, मगध को पढ़िए। मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोने जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। ये कोई यातायात, खोज, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार तथा हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए। अन्य जनपदों में जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद मंत एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण को इस क्षेत्र, इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला लिया था। बिहार में आधुनिक राजगिरी कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, को राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ
अधिकांश राज्यों में जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कुछ करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर है? देखिए, बैठ जाइए आप। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गंगानगर। ठीक, ध्यान दीजिए। अब सूक्ष्म निरीक्षण में हम लोग आपका देख रहे थे मगध को। मगध यानी कि वर्तमान का बिहार और उड़ीसा का कुछ भाग इस समय आपका कहां लगता था? मगध में लगता था। आप कह सकते हैं जब 16 महाजनपद थे, ध्यान दें सभी बच्चे, जब 16 महाजनपद थे तो उन 16 महाजनपदों में मगध एक महत्वपूर्ण महाजनपद था। महाजनपद के विषय में आप अभी पिछले लेक्चर में आपका पढ़ चुके हैं कि महाजनपद क्या होते हैं। तो ये महाजनपद इतना शक्तिशाली क्यों बना, इसके क्या कारण थे, पहले इसके विषय में पढ़ेंगे और इसके शासकों के विषय में हम लोग आपका देखेंगे और कैसे अलेक्जेंडर, जिसको हम बोलते हैं सिकंदर, भारत आ रहा था और उसने मगध की विशाल सेना को देखकर युद्ध करने से मना कर दिया था। इसके विषय में भी पढ़ेंगे। देखिए, मानचित्र 4 पेज नंबर 49 में आप मगध को ढूंढो। सबसे पहले हम मगध को देखते हैं, क्योंकि जब तक आप एक बार मानचित्र में मगध को नहीं देख लोगे आपको साफ नहीं होगा कि मगध कहां है। ध्यान दें सभी बच्चे, ये रहा मगध, देख लिया? ध्यान दें एक बार पुनः, ये मगध है, क्लियर है? और ये मगध का क्षेत्र फैला हुआ है, क्लियर है? चलिए, अब कैसे वैशाली, कैसे राजगीर, कैसे बज्जी, कैसे अंग, ये सब कहां समा जाएंगे? मगध में। इसके विषय में भी हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पुनः जहां हम लोग पढ़ रहे थे सीधे अपने चैप्टर पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आपने मगध की लोकेशन देख ली। कह रहे हैं लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। यानी कि 200 साल के अंदर क्या हुआ, मगध में एक बहुत शक्तिशाली के रूप में आया। और देखिए, गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। अब देखिए, जिस राज्य में कोई भी नदी बहेगी, कोई भी जनपद महाजनपद में अगर नदी बहेगी, जैसे गंगा बह रही है, सोन बह रही है, तो इसका साफ मतलब क्या है कि इन नदियों के दोआब क्षेत्र में एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा होगा, सिंचाई की सुविधा आपकी पर्याप्त होगी और बहुत सारे जीव जंतु, यहाँ की जनता कैसी होगी? समृद्ध होगी। तो इस प्रोस्पेक्ट से भी अगर आप इसको देखोगे, एक नजरिया ऐसा था जो मगध को शक्तिशाली बना रहा था। अब देखिए, मगध में ट्रांसपोर्ट, जल वितरण और जमीन उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। और ये सब कारण था, गंगा सोन जैसी नदी के कारण यातायात, जल वितरण और जमीन उपजाऊ बन रही थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था और इनमें रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी गई और सेना में उनको शामिल कर लिया। अब देखिए, सेना में बड़े बड़े सामानों को आपका खींचने के लिए, और आप जानते हैं कि अगर सेना में कहीं आपका युद्ध हो रहा है और हाथी को अगर ले जाओ तो राजा उसकी शीश पर आपका बैठता था और हाथी अपने सूंड से ही बहुत सारी सेना को आपका कुचल देता था। मगध ने वो काम करके दिखाया जो भारत में कोई और राजा नहीं कर पाया। क्या किया उसने? हाथियों को जंगल से पकड़कर पालतू बनाया। ठीक, यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां, रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें थी। यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या मिला? लोहा अयस्क, यानी कि यहां से आपका लोहा भी निकाला जाता था। और इस लोहे का प्रयोग क्या था? मजबूत औजार बनाने और हथियार बनाने के लिए इनका आपका प्रयोग जो था होता था, या कह सकते हैं इनका प्रयोग किया जाता था। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार तथा अजातशत्रु हुए हैं। अब कह रहे दो ऐसे शासक हुए हैं, एक का नाम है बिंबिसार और एक का नाम है अजातशत्रु। देखिए,
मगध में जितने भी शासक हुए हैं आज तक सब आपका शक्तिशाली हुए हैं। ये अगर आप देखेंगे क्या हुए हैं, सब शक्तिशाली। ठीक, अब देखिए, अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाया, यानी कि इन्होंने क्या कोशिश करी कि ये जनपद और बहुत सारे जनपदों को जीत सके, उन्होंने ऐसे प्रयास करे। महापद्मानंद, देखिए मगध में महापद्मानंद एक बहुत बड़ा आपका शासक था। क्लियर है? आपने चाणक्य की कहानी सुनी होगी जिसको बोलते हैं समुद्रगुप्त। चाणक्य की नीति सुनी है बच्चों? ध्यान दें, जीआईसी बछुआवान, सामने ध्यान दें। आपने चाणक्य के विषय में पढ़ा होगा, तो घनानंद और पद्मानंद के विषय में आपने पढ़ा होगा। ये मगध के बहुत शक्तिशाली शासक थे। क्लियर है? यहां से ही कहानी जुड़ी है चंद्रगुप्त मौर्य की। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपने नियंत्रण में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैलाया था, यानी कि एक बहुत बड़ा रीजन किसके पास था? महापद्मानंद के पास। और महापद्मानंद कौन था? मगध साम्राज्य का, यह मगध महाजनपद का राजा था। अब देखिए बिहार में हमने जगह देखी थी राजगीर, यानी कि आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा, और बाद में पाटलिपुत्र, यानी कि पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, यानी कि वर्तमान का पटना और प्राचीन समय का पाटलिपुत्र इसकी राजधानी बन गया। यानी कि दो राजधानी हमको मिलेगी, राजगीर मिलेगी और दूसरी क्या मिलेगी? पटना। सोचिए कितना बड़ा साम्राज्य था जिसकी दो दो राजधानी रही हैं। 2300 साल पहले की बात है। अब आप देखिए मैसिडोनिया एक आपका प्रांत पड़ता है यूरोप में, ठीक, और मैसिडोनिया के एक राजा हुए हैं फिलिप्स, लुई फिलिप्स। लुई फिलिप्स का पुत्र था सिकंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम सिकंदर कहते हैं, और यूनानी इतिहासकार इसको बोलते हैं अलेक्जेंडर। यानी जो आपके यूनानी इतिहासकार हैं वो सिकंदर को क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर कहते हैं। तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सिकंदर और अलेक्जेंडर एक ही व्यक्ति है। क्लियर है? जब हम भारतीय इतिहास में सिकंदर अलेक्जेंडर को पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं कि सिकंदर के विषय में पढ़ते हैं बेसिकली, और यूनान के लोग आपके यूरोप में जब पढ़ते हैं तो वो आपका सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते हैं। क्लियर है? अब सिकंदर का एक सपना था, उसका सपना था कि मेरे को विश्व विजेता बनना है, मेरे को पूरा दुनिया जो है आपकी जीतनी है, और उस दुनिया के जीतने के कायम से वो निकला, और उसने मैसिडोनिया से लेकर जहां को वो निकला सारे क्षेत्रों को जीतता चला गया। आखिर में आकर जब वो सिंधु की जो सहायक नदी है चिलाव, रावी, झेलम को जब पार कर रहा था, तो उस समय आके क्या हुआ, वहां आकर ताको खड़ा हो गया। और जब उसको पता लगा कि मेरे को भारत को जीतना है, उपमहाद्वीप को जीतना है, बाकी तो सब राज्य को मैं आराम से आपको जीत सकता हूं, लेकिन जो मगध है और मगध का जो शासक है महापद्मानंद, इसके सामने मुकाबला करना बड़ा ऐसा है, भारी है मेरे सामने। क्लियर है? तो मगध की इतनी बड़ी विशाल सेना को देखकर अलेक्जेंडर, जिसने पूरी दुनिया को जीतने की ठान रखी, जो जीतता भी चलाया था, वो मगध की विशाल सेना को देखकर घबरा गया था। देखिए सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था, पूरी तरह सफल ना हो पाने पर वह मिस्र और पश्चिमी एशिया को जीतते हुए आया, भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे पर पहुंचा और उसने मगध की ओर कूच किया। कूच का मतलब है अपनी सेना को लेकर बढ़ा। क्या किया? कूच किया। तो उसके सिपाहियों ने इंकार कर दिया। क्या बोल दिया उसके सिपाहियों ने? कि हम मगध के साथ युद्ध नहीं कर सकते, क्योंकि मगध की सेना इतनी विशाल थी और इतनी मजबूत और इतनी सशक्त थी कि सोचिए अलेक्जेंडर की सेना जो पूरे विश्व को, पूरे मिस्र को और यूनान को रोंद के चली आई थी, उसने जैसे ही आपका मगध में एंटर किया, मगध की सीमा के बाहर ही थे, बल्कि उन्होंने मगध से युद्ध करने के लिए मना कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे, डरे हुए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल सेना, रथ, हाथियों की एक बहुत बड़ी सेना है। अब देखिए आपने देखा होगा हमारे यहां पैदल की भी एक टुकड़ी थी, क्लियर है, रथ की भी एक टुकड़ी थी, घोड़ों वाली टुकड़ी थी, हाथियों की टुकड़ी थी। इतनी बड़ी विशाल सेना और किसी के पास नहीं थी। और यही कारण है कि अलेक्जेंडर, सिकंदर के जितने भी आपके सिपाही थे, उन्होंने लड़ने से मना कर दिया कि हम मगध के साथ नहीं लड़ सकते,
और अंततः मगध जो है अपने एक सेनापति सेल्यूकस निकेटस को, ध्यान दीजिए, सेल्यूकस निकेटस को कहां छोड़ देता है आपका, जितना वो क्षेत्र आपका जीता हुआ था पौरुष के साथ। व्यास नदी के तट पर एक हिंदू शासक था, इसका नाम था पोरुस, और कहते हैं कि पोरुस ने लगभग आपका सिकंदर को हरा दिया था, लेकिन अंतिम में उसके तीर लग जाता, घायल हो जाता है वो। तो सिकंदर उसकी वीरता को देखकर पोरुस को क्षेत्र छोड़ जाता है, और सेल्यूकस निकेटस एक उसका आपका सेनापति था, उसको वहीं छोड़ देता है। और सेल्यूकस निकेटस की जो पुत्री थी उसी के साथ आपका विवाह कहां होता है, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। क्लियर है? जब आपका मौर्य डायनेस्टी आएगी, महापद्मनंद को हटाकर मौर्य बैठेंगे और मौर्य में बेसिकली आपका चंद्रगुप्त मौर्य बैठेगा। क्लियर है? किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। वो ही चाणक्य है जिसकी हम नीति पढ़ते हैं। जेआईसी बछवाबान के बच्चे जो पीछे शैतानी कर रहे हैं, सामने देखिए, माइक पे खड़ा कर दूंगा जो बच्चे पीछे बैठे हैं, आपका शोर मचा रहे हैं। आप नहीं पढ़े और बच्चे तो पढ़ने दीजिए कम से कम। तो इतनी बड़ी मात्रा में उसने क्या था, इस क्षेत्र को जीत लिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे हैं कि इन सेनाओं में, यानी कि जो आपका जनपद और महाजनपद की जो सेना थी और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच में आपको बेसिकली डिफरेंस करना है। तो आप साफ बोल सकते हो कि इस समय सेना स्थायी नहीं थी। इस समय ऋग्वैदिक काल में इस समय स्थायी बन गई थी। उनके पास पैदल ये सारे सैनिक व्यवस्था नहीं थी, वो केवल ऐसे ही लड़ते थे, अपनी कृषि करते थे। तो अगर आप पढ़ोगे तो आपको 4-5 अंतर बहुत अच्छे रूप से स्पष्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। जीआईसी बछुआबान। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या नाम है आपका? सर प्रियांशु। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गुण या संघ कहते थे। गुण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटाने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामगार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गुण संघ या संघ से संबंधित है। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्ण मिलता है। वज्जी संघ का एक मिनट, ये बढ़िया। वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। आजाद शत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपनी मंत्री वस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे तब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन
बहुत बढ़िया, आप बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देखिए, बज्जी संघ के विषय में पढ़ते हैं। सबसे पहले बज्जी को देखते हैं, बज्जी है कहां। देखिए, इरा मगध और मगध के ठीक बगल में है बज्जी संघ। अब देखिए, मगध का शासक है अजातशत्रु, और अजातशत्रु की निगाह कहां है? बज्जी संघ पर, क्योंकि जब कोई शक्तिशाली राजा बन जाता है सबसे पहले अपने पास पड़ोस के क्षेत्र को अपने में मिलाने की कोशिश करता है, ठीक। और बज्जी संघ मगध की तुलना में आपका कमजोर भी था। अब यहां एक छोटी सी कहानी अगर आप लोग पढ़ोगे आगे बढ़ के, मगध में बज्जी संघ को मिलवाने वाले अगर कोई हैं तो ऐसे कहा जाता है कि जो भगवान बुद्ध है ना, भगवान बुद्ध ने ही बज्जी किस तरह से मगध में मिलेगा इसकी सलाह किसको दी थी? अजातशत्रु के मंत्री को दी थी। क्लियर है? और यही कारण है कि आजीवक संप्रदाय वाले और बौद्ध वालों की आपस में ठनी रहती थी, क्योंकि बज्जी संघ के ही थे मैथिली पुत्र गौशाला। क्लियर है? और मगध को बेसिकली अगर आप देखेंगे धार्मिक रूप से जो हमेशा हाथ रहा है वो किसका रहा है? बौद्ध धर्म का रहा है। ये कभी बाद में आपको मौका मिलेगा तो इनकी कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जरूर, ठीक। बेसिकली हमने बज्जी को देख लिया कहां पर स्थित है। आइए बज्जी संघ के विषय में हम लोग पढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, कह रहे हैं कि जैसा तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया, उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था, उसकी राजधानी वैशाली थी। वैशाली आपको पता है बिहार में जगह पड़ती वैशाली, ठीक। यहां तक कि एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। अब यहां जिस तरह से आप शासन देखते हो कि राजा शासन करता है, यहां थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा शासन व्यवस्था में। यहां पर क्या व्यवस्था थी? यहां पर गण थे, इन गण को ही बोलते थे संघ। क्या कहते थे? संघ। गण और संघ का मतलब क्या है थोड़ा सा हम लोग आपका देख लेते हैं। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्य वाले समूह के लिए किया जाता था, यानी कि बज्जी संघ को बहुत सारे गण या संघ लोग मिलकर चलाते थे। यानी कि अगर संघ बज्जी को किसी के साथ युद्ध करना है तो बहुत सारे लोगों की सलाह लेने के बाद ही फाइनल होगा कि युद्ध करा जाए कि नहीं करा जाए। कोई नया चीज, नई प्रथा लागू करना है, नया रूल आपको फॉलो करना है, जब तक गण के सदस्य उसको परमिट नहीं करेंगे, उसको परमिशन नहीं करेंगे, वो सभा उसको पास नहीं करेगी। ऐसे मान लीजिए, गण का मतलब मान लीजिए आप सभा से, कि जब तक उसको सभा पास नहीं करेगी तो राजा उसको लागू नहीं कर सकता। लेकिन मगध में क्या था? जो राजा ने कह दिया वही सर्वोपरि है, ठीक। आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं क्या कुछ आपकी व्यवस्था है, कैसे कुछ आपका शासन चल रहा है। गण या संघ में कई शासक होते थे, यानी कि छोटे छोटे शासक थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। यानी कि आप ये देख सकते हैं कि गण का प्रत्येक व्यक्ति क्या था? आपका राजा था, है ना? बिल्कुल अलग व्यवस्था। देखिए, ठीक, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस, वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। यानी कि अब ये सब लोग मिलकर आपस में डिसीजन ले रहे हैं। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर आपकी चर्चाएं करते थे कि कैसे हमें शत्रु से निपटना है। स्त्रियां, दास और कामगार की इन सभाओं में हिस्सा नहीं था। यानी कि स्त्री नहीं आ सकती थी, दास नहीं आ सकते, जो भी काम करने वाले लोग हैं वो इनमें भाग नहीं ले सकते थे, ठीक। अब देखिए, बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम 6 चैप्टर में पढ़ोगे, दोनों ही गण से संबंधित थे। कैसे थे? गण से। आप अब गण को समझ गए होंगे कि गण का मतलब क्या है। तो भगवान बुद्ध भी और महावीर भगवान भी क्या थे? गण से संबंधित थे, ठीक। अब देखिए, बौद्ध साहित्य को अगर आप पढ़ोगे तो बौद्ध साहित्य में बहुत सारे पिटक हैं, जैसे अभिधम पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, ठीक। और ऐसे कुछ निकाय लिखे गए हैं, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, क्लियर है? ऐसे निकाय हैं जिनके विषय में बज्जी संघ का बहुत अच्छे से वर्णन किया गया कि संघ है क्या, कैसे काम करता है, इसके विषय में, ठीक। अब कह रहे बौद्ध साहित्य में
संघ के जीवन में बहुत ही सजीव, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल रूप में ऐसा वर्णन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ा सा हम संघ के विषय में पढ़ते हैं। बज्जी संघ का वर्णन दीर्घ निकाय से मिलता है। अगर आप दीर्घ निकाय को पढ़ोगे तो पूरा बज्जी संघ का आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। दीर्घ निकाय क्या है? एक बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। कैसा है? बौद्ध धर्म का एक प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथ है। जिस तरह से हिंदू धर्म में आपके पुराण हैं, इस तरह से बौद्ध धर्म में आपके कुछ निकाय हैं, दीर्घ निकाय, अंगुत्तर निकाय, ऐसे बहुत सारे निकाय हैं जिसमें बौद्ध के व्याख्यान दिए गए हैं और करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। ठीक, ये तो हो गई एक नॉर्मल पृष्ठभूमि। आइए क्या कुछ आपका चल रहा है बज्जी संघ में, इसको देखते हैं। कह रहे हैं कि आजाद शत्रु और बज्जी संघ, आजाद शत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहता था। अब क्यों ना मिला है अपने राज्य में, जब इतना बड़ा शासक रूल कर रहा है तो छोटे से राज्य का क्या मतलब राजा का हमारे सामने। तो ऐसी कुछ उनकी सोच जो भी रही हो, तो उन्होंने क्या काम करा, अपने मंत्री को क्या कर देते हैं, भास्कर को कहां भेजते हैं? बुद्ध के पास भेजते हैं। क्यों भेजते हैं उनके पास? सभा लेने के लिए कि बज्जी संघ का नियम कैसा है। और बुद्ध के पास ही क्यों भेजा? क्योंकि हम अभी पढ़े हैं कि महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों किस धर्म से थे, किस संघ से जुड़े थे? गणों से जुड़े थे। तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में रहा है उसे पूरा पता होगा अपने विषय में। तो इसीलिए आजाद शत्रु ने किसके पास भेजा? बुद्ध के पास, कि हमको बज्जी संघ को अपने में मिलाना है, आप हमको आपकी सलाह दीजिए कि कैसे मिलेगा। बुद्ध ने उनसे पूछा, बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है, और बताया कि जो बज्जी की सभाएं हैं, लोग नियमित रूप से बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, इसमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि ऐसा होता है तो कहा जाता है कि बज्जी संघ तभी उन्नति करेगा जब क्या हो, पूर्ण रूप से नियमित आपकी सभाएं करती हैं। यानी कि बज्जी संघ के लोग आपस में नियमित रूप से बैठकर सभाएं करते थे, आपस में मिलजुल कर काम करते थे, पारंपरिक नियमों का पालन करते थे, बड़ों का सम्मान करते थे, समर्थन करते थे और उनकी बात को ध्यान से सुनते थे। क्लियर है? और बज्जी महिलाओं पर जोर जबरदस्ती नहीं करता, यानी कि महिलाओं की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है बज्जी संघ में, और उन्हें बंधक नहीं बनाएगा। शहरों और गांव में चैत्य को रखा का बाप का रख रखाव है। अब देखिए, चैत्य मतलब समझते हैं क्या होता है? दो शब्द आपको मिलेंगे। देखिए, एक मिलेगा, यहां लिख देता हूं, बिहार, और एक विहार ये है। दोनों में डिफरेंस है। ये राज्य है ये वाला, और इस बिहार का मतलब है जहां बौद्ध भिक्षु रहते हैं, यानी कि बौद्धों के जो संत रहते हैं उन स्थान को बोलते हैं विहार, और यह है बिहार। ठीक, थोड़ा सा अंतर है। और चैत्य वो स्थान है जहां पर बौद्ध धर्म के जो बौद्ध भिक्षु हैं, जो बौद्ध धर्म के सन्यासी हैं, वो क्या करते हैं, जिन स्थानों पर पूजा करते हैं उनको बोलते हैं चैत्य या चैत्य। ठीक, विभिन्न आपके मतालंबी संत, यानी कि जो भी अपने अलग अलग धर्म पंथ को मानने वालों का सम्मान भी करते हैं। कौन? बज्जी संघ का। अब सोचिए कितना बढ़िया संघ है, सबका सम्मान कर रहा है, बड़ों की बात कर रहा है, सबको मिलजुल कर चल रहा है। तो ऐसे के साथ युद्ध में जीतना तो अब थोड़ा सा कहीं ना कठिन तो होगा ही। और उन्हें आने जाने पर रोके नहीं लगाई जाती, उन पर कोई किसी प्रकार की पाबंदियां जो हैं वो आपकी नहीं है। अब देखिए, बज्जी संघ और अन्य महाजनपद कैसे भिन्नता, कम से कम 3 अंतर आपको बताने हैं कि बज्जी संघ, और आप मगध को देख लीजिए, दोनों का कंपैरिजन करिए और बताइए बज्जी संघ में और मगध में क्या 3 अंतर है, आप स्पष्ट कर सकते हैं, दोनों को पढ़ चुके हैं। अब देखिए, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। अब देखिए, बहुत सारे राजाओं का क्या मन था कि हम क्या कर लें, इस संघ को आपका जीत लें और इस पे अपनी शासन, अपना नियंत्रण कर लें। ये सपना किसका था? सभी का था। क्लियर है? तो इसी के साथ ये लोग आपका हमेशा सोचते रहते थे कि हमारा नियंत्रण कम से कम क्या है, इस पर हो जाए। ठीक, कई शक्तिशाली राजा ने जीतना चाहते थे, इसके बावजूद उनका राज्य अब लगभग 1500 साल तक आपका चलता रहा। यानी कि
फिर भी ये जो संघ है आपके चलते रहे। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर आपका विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया, और जिनके बारे में तुम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे। आपको शासक मिलेंगे, गुप्तों की विजय के तुम विषय में पढ़ोगे, और यही वो दौर होगा जब भारत में आपकी मंदिर पूजा बढ़ेगी, मूर्ति पूजा बढ़ेगी। गुप्त डायनेस्टी के बाद ही भारत में मंदिर बनने शुरू हुए, ठीक उसी समय आपका मूर्तियों का विकास होगा, फिर कुषाणों के समय में होगा। ये सब आप अच्छे से पूरा पढ़ते चलोगे इतिहास। क्लियर है? बस आपको आराम से सुनना है और देखना और समझना है। कहीं भी आपको कंफ्यूजन लगे, डाउट लगे, आपको बेहिचक मेरे से पूछ लेना है, ठीक। अब देखिए, चैप्टर बेसिकली आपका समाप्त हो गया है, लेकिन कुछ छोटी छोटी क्वेरी जो मैं हर बार आपसे पूछता हूं। उपयोगी शब्द, अब ये वो शब्द हैं जिनके विषय में आपने अभी आपका चैप्टर में पढ़ा है। क्लियर है? चलिए, राजा को तो आपको बताने की आपका जरूरत ही नहीं कि राजा क्या होता है। अब एक शब्द है अश्वमेघ, और अश्वमेघ यज्ञ हुआ था। क्या हुआ है? अश्वमेघ यज्ञ। चलिए, अश्वमेघ के विषय में कौन बच्चा बताएगा माइक लेकर कि अश्वमेघ क्या था? चलिए थोड़ा देख ले कितना पढ़ा है, कितना बच्चों ने रिवीजन करा है। कौन बच्चा बताएगा अश्वमेघ के विषय में? बताइए, इतने सारे बच्चे हैं, क्लास फुल बैठी है, लेकिन कोई बच्चा अश्वमेघ यज्ञ के विषय बताने को आपका तैयार नहीं है। वर्ण क्या था? वर्ण के विषय में पढ़ा था हमने। जनपद क्या है? महाजनपद क्या है? किलेबंदी क्या है? सेना क्या है? जब आप चैप्टर शुरू करोगे ना, सबसे पहले यही मिलेगा आपको, अश्वमेध यज्ञ। और मैंने रामायण की कहानी से, भगवान राम से जोड़ के बताया था अश्वमेध यज्ञ को। चलिए, कोई बात नहीं है, आप आपस में डिस्कस कर लीजिए कि कौन बताएगा, तब तक मैं आगे बढ़ जाता हूं। कर को हमने देखा, पौधरोपण के विषय में पढ़ा कि धान की हम पौधरोपण करने लगे थे। टैक्सेशन देखा कि 1/6 लेते थे कृषि उपज का। गण के विषय में अभी पढ़ा, और एक शब्द है प्रजातंत्र। प्रजा मतलब लोग, तंत्र माने होता सिस्टम, यानी लोगों का सिस्टम, ठीक। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज इस पूरे चैप्टर को हमने बहुत अच्छे से गौर करके पढ़ लिया, एक एक चीजों को उसकी बहुत अच्छे से हमने देख लिया, इन पर विचार किया और बहुत सारी चीजों को देखा। और बेसिकली हमने इसमें जो था, दो संघ के विषय में बहुत हमने गौर करके देखा था। वापस आपको ध्यान दिला दूं इन संघ के विषय में। एक हमने किसको देखा? मगध को और वज्जी संघ को देखा। हमने राजगिर की कैपिटल भी देखी, क्लियर है, और इसकी वैशाली भी हमने देखी, क्लियर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।